हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एसपी सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल थिंक साइकोलॉजिकली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षण से संबंधित एक और नया चैप्टर, नया लेक्चर। बिल्कुल नए तरीके से आप इसको भी यहाँ सीखने की कोशिश करेंगे। ये टारगेट करेगा आपको पहले तो सीटेट को। चूँकि सीटेट आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो लेक्चर्स आपको पहले दिए जाएं जो सीटेट में आपकी हेल्प करेंगे। राइट, पेडागोजिकल पोर्शन को कवर करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका शिक्षण अधिगम का नियंत्रण। आप इसे पहली बार देखेंगे। शिक्षण से कोरिलेट करते हुए मैं इसे डेवलप करूंगा जो आपको मूल्यांकन के पक्ष के सवालों को कंफर्म करेगा। राइट, इस लेक्चर के बाद मैं एक नया लेक्चर लेकर आऊंगा जिसमें आकलन, मापन और मूल्यांकन इनको भी कवर करते हुए आपको स्पेशल डिफरेंस में सिखाऊंगा। फिलहाल ये शिक्षण के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इसे क्या क्या इस लेक्चर में खास और इंपॉर्टेंट पॉइंट शामिल किए गए। राइट, इस लेक्चर का पैटर्न भी वैसे ही होगा, पहले लेक्चर इसके बाद एक्सरसाइज। ठीक, चलिए तो फिर देखते हैं आज का ये लेक्चर। शिक्षण अधिगम का नियंत्रण। राइट, इन इंग्लिश कंट्रोलिंग द टीचिंग लर्निंग। मुझे लगता है जब हम इस टॉपिक को यहां से शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए ये थोड़ा सा नया होगा। जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे आप अवेयर होते जाएंगे और बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंट आप क्लियर करते जाएंगे, आसान होता जाएगा। अब अगर साधारण शब्दों में बोलें तो ये कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है आपका टीचिंग से। अब टीचिंग को नियंत्रित किससे किया जाता है, शिक्षण और अधिगम को, टीचिंग और लर्निंग को किस चीज से नियंत्रित किया जाता है, उससे संबंधित ये पूरा का पूरा लेक्चर डेवलप किया गया है। राइट, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर और समझते हैं एक एक पॉइंट बहुत आसानी से। पहला पॉइंट है, यह शिक्षण व्यवस्था का अंतिम सोपान माना जाता है। डियर स्टूडेंट, यहां का सबसे पहला सवाल, सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा। राइट, कौन सा? शिक्षण व्यवस्था का अंतिम सोपान किसे माना जाता है? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहां से शुरू हो रहा, पहले पॉइंट से सवाल की शुरुआत हो रही है। अगर यह चीज पूछी जाती है शिक्षण व्यवस्था का अंतिम सोपान क्या होता है, तो आप आंसर कर सकते हैं शिक्षण अधिगम का नियंत्रण। राइट, तीन ऑप्शन कोई और होंगे, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम का परिवर्तन, शिक्षण अधिगम का स्थानांतरण और शिक्षण अधिगम का नियंत्रण। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? शिक्षण अधिगम का नियंत्रण हो जाएगा। राइट, आई होप क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। इसके द्वारा शिक्षक को ज्ञात हो जाता है कि उसके द्वारा प्रयुक्त शिक्षण अधिगम व्यवस्था किस सीमा तक प्रभावी रही। अब चूंकि नियंत्रण की बात है तो इससे यह पता चल जाता है शिक्षक को कि जो चीजें उसने अपने शिक्षण में अपनाई हैं, जो उद्देश्य निर्धारित किए थे, उन्हें किस सीमा तक वो चीजें प्रभावी रही शिक्षण में। इस चीज का पता चलता है टीचर को। अगला पॉइंट करा, शिक्षण का नियंत्रण शिक्षक के द्वारा किया जाता है। एक और खास बात, आप पूछा जाता कि शिक्षण पर नियंत्रण किसके द्वारा होता? शिक्षण का नियंत्रण किसके द्वारा होता? शिक्षक के द्वारा होता। और अगर आपको याद होगा, इसलिए शिक्षण के प्रोसेस में टीचर को क्या कहा जाता है? स्वतंत्र चर कहा जाता है डियर स्टूडेंट। राइट, इसलिए वो स्वतंत्र चर की श्रेणी में शामिल होता है।
शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर हैं, एक स्वतंत्र चर है, एक आश्रित चर है, एक मध्यस्थ चर है। तो शिक्षण का नियंत्रण किसके पास होता है? शिक्षक के पास होता है। इसलिए शिक्षक को क्या कहते हैं? स्वतंत्र चर कहते हैं। अलग अलग तरीके से यहां कोई सवाल पूछा जा सकता है। आई होप तीनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे, राइट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, समझते हैं अगला पॉइंट। एक शिक्षक अपने शिक्षण की सार्थकता देखने के लिए, सार्थकता समझ पा रहे हो आप? पर्पस, मीनिंग को देखने के लिए मापन एवं मूल्यांकन, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेजरमेंट एवेल्युएशन बोलते हैं, का प्रयोग करता है। ऑल्सो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ही है, आप समझिए। आप शिक्षक अपने शिक्षण की सार्थकता देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? डियर स्टूडेंट्स, मापन एवं मूल्यांकन का प्रयोग करता है। अगर आप यहां से एक एक सवाल पकड़ते चलेंगे, समझते चलेंगे, तो बहुत आसान होगा। और अगर चूक जाएंगे, मिस हो जाएगा, तो सोच लेना फिर आप इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट समझिए। शिक्षक एक व्यवस्थापक के रूप में, व्यवस्थापक समझ पा रहे हो आप? मैनेजिंग डायरेक्टर कहिए, आप मैनेजर कहिए। व्यवस्थापक के रूप में अपने शिक्षण पर नियंत्रण रखने के लिए कार्य करता है। उसका रोल क्या होता है कि व्यवस्थापक के रूप में उसका रोल होता है, जो अपने शिक्षण में नियंत्रण रखने के लिए अपनाता है उसे, राइट? यहां तक क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं अगला पॉइंट। अधिगम प्रणाली का मूल्यांकन, ये किससे जुड़ा हुआ है? आपका पहले पेज से। शिक्षक व्यवस्थापक के रूप में अपने शिक्षण पर नियंत्रण रखने के लिए निम्नलिखित कार्य करता है। और निम्नलिखित कार्य कौन कौन से हैं, आगे देखते हैं कौन कौन से कार्य हैं वो, राइट? पहला देखिए आप, अधिगम प्रणाली का मूल्यांकन, ये पहला कार्य है। किसके द्वारा होता? टीचर के द्वारा। व्यवस्थापक के रूप में एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण के नियंत्रण के लिए सबसे पहला कार्य कौन सा होता है? अधिगम प्रणाली का मूल्यांकन, ये उसका पहला कार्य है, राइट? इवेल्युएटिंग ऑफ द लर्निंग सिस्टम, ये पहला कार्य है। दूसरा कार्य कौन सा करता है शिक्षक? अधिगम का मापन करता। एक तो मूल्यांकन करता है और दूसरा क्या करता है? मापन करता है, मेजरिंग ऑफ द लर्निंग। और तीसरा कार्य और है, वो कौन सा है? अधिगम उद्देश्यों द्वारा व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्थापक के रूप में है तो मैनेजिंग वाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये 3 कार्य एक टीचर के द्वारा किए जाते हैं, किसमें? शिक्षण के नियंत्रण के लिए, शिक्षण अधिगम में नियंत्रण के लिए, राइट? तो 2 चीजों से आप बहुत परिचित होंगे, 2 कार्यों से तो आप परिचित होंगे। एक आपका मूल्यांकन है और एक कौन सा है? आपका मापन है, राइट? अब यही मापन मूल्यांकन लगातार आपसे सवालों में पूछा जाता है। अगर साधारण शब्दों में पूछा जाएगा, जहां से आज का लेक्चर मैंने उठाया वहां से इसको कोई कनेक्ट नहीं करता है, राइट? नॉर्मल जितनी भी वीडियो आप देखेंगे, जितने भी लेक्चर्स आप देखेंगे, लोग जितने भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं वो डायरेक्ट मापन मूल्यांकन ही पढ़ा देते हैं। लेकिन समझिए आप, ये कार्य हैं टीचर के द्वारा किए जाने वाले कार्य, जो सम्मिलित होते हैं शिक्षण अधिगम के नियंत्रण के लिए होते हैं, राइट? आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं, इसमें से एक एक कार्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले समझते हैं आपका अधिगम प्रणाली का मूल्यांकन। ठीक है, क्या होता होगा अधिगम प्रणाली का मूल्यांकन? बहुत डीप पॉइंट्स को समझने की कोशिश करना। पहला पॉइंट है मूल्यांकन का अभिप्राय। इसका मतलब अगर साधारण शब्दों में पूछा जाता मूल्यांकन का अभिप्राय क्या होता है, तो मूल्य धन अंकन कह सकते हो आप। एवल्यूएशन अंग्रेजी का शब्द है, इसका हिंदी पर्याय मूल्यांकन होता है। और मूल्यांकन में मूल्य प्लस अंकन, यानी किसी वस्तु का मूल्य तय कर देना, ये क्या बन जाता है? ये आपका मूल्यांकन बन जाता है। लेकिन यहां कुछ दूसरे तरीके से इसको समझाने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं पहला पॉइंट, वर्तमान में
मूल्यांकन मनोविज्ञान एवं शिक्षा की महत्वपूर्ण देन है? डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन, मूल्यांकन किसकी देन है? तो मनोविज्ञान की देन है। और किसकी देन है? एजुकेशन की, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन के द्वारा। अगर हम यहां नॉर्मल बात करें तो इसका मतलब मूल्यांकन दैनिक जीवन में रोज चलता रहता है, डेली, हर पल मूल्यांकन कहीं ना कहीं होता ही रहता है। क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, ये सारे क्वेश्चन संकेत देते हैं मूल्यांकन का, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं मेरे हाथ में एक पेन है, ये पेन कैसा है? आप समझिए, आप इसका मतलब इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। कितने का है? मूल्यांकन किया जा रहा है, राइट? कब, क्या, क्यों, कैसे, जब जब ये प्रश्न लगेंगे जिंदगी में, लाइफ में, तो सोच लेना एट दैट टाइम मूल्यांकन की प्रोसेस चल रही होती है डेली। सुबह उठकर जब कभी आप पूछते हैं आज का दिन कैसा है, समय कितना हो रहा, राइट? ऑल दीज क्वेश्चंस, आज क्या खाने में बन रहा, ब्रेकफास्ट क्या है, राइट? ऑल दीज क्वेश्चंस विल कवर इवैल्यूएशन। तो ये किसकी देन है? ये मनोविज्ञान और शिक्षा की एक महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। अगला पॉइंट है मानव के जन्म से मृत्यु तक। दैट्स व्हाई अभी अभी मैं आपको समझा रहा था, मानव के जन्म से लेकर जीवन पर्यंत, से कहिए मृत्यु तक, जीवन पर्यंत तक चलने वाली इस प्रक्रिया की जीवन एवं दर्शन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता रहती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसा कुछ है ही नहीं। एक बच्चे के जन्म के समय मम्मी पापा पूछते हैं क्या हुआ है, तो सोच लो आप, बेटा बेटी टाइप ऑफ, कितना वेट है बच्चे का, स्वस्थ है कि नहीं है, राइट? ये सारे क्वेश्चंस का मतलब मानव के जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, इसलिए यहां सबसे पहला पॉइंट आता, मूल्यांकन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अक्सर ये सवाल पूछा गया, राइट? और ये किसको किसको प्रभावित करता है? जीवन एवं दर्शन के प्रत्येक क्षेत्र में इसकी आवश्यकता महसूस की जाती है, इसलिए ये व्यापक है। जब कभी पूछा जाए तो मूल्यांकन का एरिया कैसा होता, विस्तृत होता, व्यापक होता मूल्यांकन, राइट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। मूल्यांकन के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि सीखने के अनुभव कितने प्रभावी हैं। एजुकेशन, अगर शिक्षा की दृष्टि से यह बात की जाए तो बहुत आसान समझ सकते हो, सीखने के अनुभव, एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्निंग कितने प्रभावी हैं, इस चीज का क्या लगता है? अनुमान लगता है, गेस लगता है। मूल्यांकन के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि सीखने के अनुभव कितने इफेक्टिव हैं, राइट? मैं आपको सिखा रहा हूं, आपके क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूं, आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं, ये किस लिए दिए जा रहे हैं? ये भी मूल्यांकन के लिए ही दिए जा रहे हैं, और इससे मुझे पता चलता है कि आप पढ़ने के बाद कितना सीखते हो, राइट? अगला पॉइंट है मूल्यांकन इस बात का निर्णय करता है, देखिए आप, निर्णय करता है कि कौन सी वस्तु अच्छी है और कौन सी वस्तु खराब है, राइट? यानी किसी वस्तु के अच्छे और खराब का निर्णय किसके द्वारा तय होता है? मूल्यांकन के द्वारा होता है, ठीक है? आई होप दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे डियर स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला पॉइंट देखते हैं, मूल्यांकन निर्णय का यह कार्य, निर्णय तो करता है मूल्यांकन, लेकिन मूल्यांकन निर्णय का यह कार्य बहुत सावधानी पूर्वक, अटेंटिवली देखेंगे आप। मूल्यांकन इस बात का निर्णय करता है, लेकिन अब समझिए आप, मूल्यांकन निर्णय का यह कार्य बहुत सावधानी पूर्वक, निपुणता एवं कुशलता के साथ करता है, राइट? ये निर्णय देने का कार्य मूल्यांकन बड़ी ही सावधानी के पूर्वक, निपुणता से और कुशलता के साथ करता है। तीनों चीजें हैं। मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया भी मानी जाती है, जिसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिता के विषय में निर्णय प्रदान किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, किसके विषय में? यानी जो कंटेंट है उस विषय वस्तु के विषय में, उसकी उपयोगिता के विषय में क्या प्रदान किया जाता है? निर्णय प्रदान किया जाता है। तो साधारण शब्दों में अगर हम फिर से इसे कहें तो मूल्यांकन निर्णय का परिचायक है,
किसी विषय में, किसी सब्जेक्ट में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी जगह के बारे में निर्णय देने का कार्य कौन करता है? निर्णय देने का कार्य मूल्यांकन करता है, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। परिभाषा देखते हैं। बहुत बहुत परिभाषा इंपॉर्टेंट है ये आपकी, और ये परिभाषा ही मैं कहूंगा यहां से ही पूछी जानी होती है ऑलवेज मूल्यांकन को लेकर। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, सतत कंटिन्यूअस है। मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऑल दीज पॉइंट्स, तथा शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। एक डेफिनेशन में कई सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। अगला क्या कहता है? शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया का, पूरी कह सकते हो, पूरी तरीके से सारी संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। अभिन्न का मतलब आप समझ पाओगे, अभिन्न का मतलब घनिष्ठ, क्लोज। यह शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित भी है। अभिन्न अंग है, इसे अलग नहीं किया जा सकता है एजुकेशन से। मूल्यांकन को शिक्षा से कभी अलग नहीं किया जा सकता है, राइट। और यह शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। डेफिनेशन में आप देखेंगे 3 तरीके के क्वेश्चन यहां शामिल होते हैं। मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट है शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन शिक्षण की प्रक्रिया का कैसा अंग है? अभिन्न अंग है। और तीसरा पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तीनों पॉइंट क्लियर हुए। दैट्स वाई, केवल इसलिए ये कहा जा सकता है कि कोठारी आयोग की परिभाषा मूल्यांकन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, राइट। आप खुद भी इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं नेक्स्ट परिभाषा। अगली परिभाषा है गुड्स की। गुड्स महोदय, ये वही गुड्स हैं जिन्होंने अभिप्रेरणा में भी एक परिभाषा दी है, गुड। देखेंगे, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। हालांकि मापन मूल्यांकन का ही एक अभिन्न अंग है। मापन मूल्यांकन से संकुचित माना जाता है, राइट। उसका भी हम चैप्टर अपलोड करेंगे बहुत जल्द ही, जिसमें तीनों चीजें क्लियर की जाएंगी, मूल्यांकन, मापन और आकलन, बहुत जल्द। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। क्लियर हुआ? ये किसका मानना है? ये गुड्स का मानना है। चलिए और देखते हैं परिभाषा। रेमर्स एवं गेज के अनुसार, यह परिभाषा भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रेमर्स एवं गेज के अनुसार मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों, अगर पूछा जाता मूल्यांकन के कितने तत्व हैं, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यह सवाल आपको इसी से मिलता है। मूल्यांकन के तत्वों की चर्चा की जाए, अगर तत्व पूछ लिए जाते हैं मूल्यांकन के, तो समझ लीजिएगा, एक तो व्यक्ति है और दूसरा कौन सा? एक समाज है। 2 तत्व होते हैं। तो मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है अथवा वांछनीय है, उसको मानकर चला जाता है। इन दोनों तत्वों में यह कहा जा सकता है, इन दोनों तत्वों की दृष्टि में जो उत्तम है, जो विषय वस्तु अच्छी है, बढ़िया है, वांछनीय है, उसे मानकर चला जाता है मूल्यांकन के अंदर, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, कुछ और पॉइंट समझते हैं मूल्यांकन को लेकर। शिक्षा की दृष्टि से मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित रहता। अगर केवल एजुकेशनल बैकग्राउंड से बात की जाए तो मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होता है। दिस इज क्वेश्चन।
मूल्यांकन किस पर आधारित होता है? तो डियर स्टूडेंट, शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होता है। शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा की जाए तो याद रखना, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, यही तीनों पक्ष भी हैं, बीएस ब्लूम के द्वारा समझाया गया है। तो मूल्यांकन एवं शैक्षिक उद्देश्यों का संबंध अत्यंत गहन होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, मूल्यांकन और शिक्षा के उद्देश्य। क्यों? एक टीचर एजुकेशन या पाठ्यक्रम बनाने से पहले क्या निर्धारित करता है? उसके उद्देश्य निर्धारित करता है। एक लेक्चर को पढ़ाने से पहले उसके पर्पज, उसके उद्देश्य तय करता हो। आपने ध्यान दिया होगा, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर इन्होंने एट ए टाइम ऑफ टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, कभी लेसन प्लान बनाया होगा, तो डियर स्टूडेंट्स देखेंगे आप, पढ़ाने से पहले सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है? सामान्य उद्देश्य तय किए जाते हैं उस पाठ के। तो सबसे पहली चीज है पाठ के सामान्य उद्देश्य, फिर होते हैं विशिष्ट उद्देश्य, और तब कभी हम टीचिंग की प्रोसेस करते हैं, पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, प्रस्तावना प्रश्न। लेकिन सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहले आपका शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, राइट? मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने सीमा तक के उद्देश्यों को, किस सीमा तक के उद्देश्यों को प्राप्त किया। मूल्यांकन से हमें इस बात का पता चलता है कि बालक ने किस हद तक, किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना ही मूल्यांकन का वास्तविक अभिप्राय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, राइट? अगर पूछा जाता है कि मूल्यांकन का वास्तविक अभिप्राय क्या है, तो शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना। और डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है सीटेट में आया हुआ। मूल्यांकन का वास्तविक उद्देश्य क्या होता, वास्तविक अभिप्राय क्या होता है? तो क्लियर हुआ, शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना। अगर शिक्षा में उद्देश्य तय नहीं होंगे तो शिक्षा किसी काम की नहीं है, राइट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। एनसीईआरटी की किताब, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राइट? पर्टिकुलर आपको पता होगा एनसीईआरटी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। यही वही एनसीईआरटी है जो एनसीएफ के गठन का सुझाव देता है, राइट? एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और शिक्षा से जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण कार्य किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? यहां देखेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के नाम से इसे जाना जाता है। नाम से आपको पता चलता है कि अनुसंधान, रिसर्च, प्रशिक्षण, ये सारे शब्द ऐसे हैं। शिक्षा को उन्नतशील बनाने के लिए इसका काम होता है कि कैसे अच्छा उसे क्रिएट किया जाए। एनसीईआरटी की किताब कॉन्सेप्ट ऑफ एवेल्युएशन, अब यह भी पूछा जा सकता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एवेल्युएशन किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? एनसीईआरटी के द्वारा प्रस्तावित की गई। के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में 3 बातों के विषय में निश्चय किया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनसीईआरटी की किताब कॉन्सेप्ट ऑफ एवेल्युएशन के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में 3 बातों के विषय में निश्चय किया जाता है। पहली कौन सी है? उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, राइट? शिक्षा या शिक्षण से पहले हम क्या तय कर रहे हैं? उद्देश्य तय कर रहे हैं। तो यानी मूल्यांकन में हमें किस चीज की प्राप्ति होती है कि उद्देश्य कहां तक हमने प्राप्त किए हैं। जो उद्देश्य तय किए थे वो उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं हुए, अगर हुए हैं तो किस लिमिट तक प्राप्त हुए हैं। तो एक तो पहला कार्य ये हो गया। दूसरा कार्य कौन सा? कक्षा में दिए जाने वाले सीखने के अनुभव कितने प्रभावोत्पादक रहे हैं, कितने इफेक्टिव रहे। एक टीचर के द्वारा शिक्षण के दौरान एक क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स को सीखने के अनुभव, एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्निंग दिए जा रहे हैं, वो कितने इफेक्टिव हैं, ये भी कार्य करता है। और तीसरा है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से संपन्न हुई। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति पहला था किस सीमा तक हुई, और यहां पूछा जा रहा कितने अच्छे ढंग से। क्वालिटी बेस आ गया, कितने अच्छे ढंग से उन्हें प्राप्त किया गया, राइट?
इफेक्टिव है, यह तीनों तथ्य मिलकर मूल्यांकन चक्र को पूरा करते हैं। अब अगर पूछा जाता मूल्यांकन चक्र में कौन कौन से कार्य, कौन कौन से बिंदु सम्मिलित हैं डियर स्टूडेंट, तो आप याद रखेंगे मूल्यांकन चक्र में 3 बिंदु सम्मिलित होते हैं। पहला कौन सा है आपका, उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई। दूसरा है आपका कक्षा में दिए जाने वाले सीखने के अनुभव कितने प्रभाव उत्पादक रहे हैं। और तीसरा है आपका शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से संपन्न हुई। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, मूल्यांकन चक्र को पूरा करते हैं। जब ये सर्कल एक बनाया जाता है ऐसे करके, तो इन्हें तीनों को इसी सर्कल में मेजर किया जाता है। और ये किसके द्वारा निश्चित किए गए, ये एनसीईआरटी की किताब कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य होते हैं मूल्यांकन के। सबसे पहला उद्देश्य है छात्रों की कमियों एवं दोषों की पहचान करना। अब देखेंगे बताना नहीं है, यहां जब कभी आप पेडागोजिकल सवाल करते हो तो उसमें आता है छात्रों की कमियों एवं दोषों को बताना, उजागर करना, जी नहीं। क्योंकि मूल्यांकन में 2 कार्य और चलते हैं, निदानात्मक और उपचारात्मक। डॉक्टर को, जब डॉक्टर के पास आप जाते हो और अपनी प्रॉब्लम लेकर जाते हो, तो भैया ऐसा क्या है कि डॉक्टर आपको अकेले में बैठाकर आपसे बात करता है, सवाल करता है, आपकी बॉडी को चेक करता है, और जो चीजें होता है वो समझता है और नहीं तो आपसे पूछता है। और फिर जो चीजें होती हैं, देखा होगा शायद, वो खुद समझता है, ना कि आपको बताता है। आपके दिल में छेद हो गया, आप बहुत जल्द जाने वाले हो, जी नहीं। इसका प्रभाव कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो तय है छात्रों की कमियों एवं दोषों की पहचान करना है। ये शिक्षक इस चीज का खास ध्यान रखता है, राइट, कि मूल्यांकन का पहला उद्देश्य है कि किसी छात्र की कमियों एवं दोषों की पहचान कर ली जाए, राइट। अब पहचान कर ली जाएगी, निदान है, इसका हम उपचार करेंगे कि उन्हें कैसे दूर किया जाए। दूसरा उद्देश्य है आपका शैक्षिक उद्देश्यों में स्पष्टता एवं विशिष्टता लाना, बहुत इंपॉर्टेंट। एजुकेशन के फील्ड में स्पष्टता और विशिष्टता लाना, यह भी एक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तीसरा है आपका छात्रों को उनके अनुसार वर्गीकृत करना, उनके अनुसार वर्गीकृत करना। अब देखेंगे कहीं कहीं पेडागोजी में वर्गीकरण का पॉइंट दिया गया, ये गलत माना जाता है, लेकिन डियर स्टूडेंट का वर्गीकरण तो टीचर करेगा ना। ये किसके अंतर्गत आता, मूल्यांकन के अंतर्गत, राइट। तो छात्रों को उनके स्तर के अनुसार वर्गीकृत कर लेता है वो, लेकिन ये चीज किसी को बताता नहीं है, ना तो पर्चे छपवाए जाते हैं, ना लाउड स्पीकर पर प्रचार किया जाता है, राइट। बल्कि केवल और केवल इन चीजों की पहचान शिक्षक सुधारात्मक दृष्टि से अपने लिए करता है। अगला पॉइंट क्या है, छात्रों की कमजोरियों तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाना। मैं पहले ही बता चुका था, छात्र की जो कमजोरियां हैं, जो उसकी कठिनाइयां हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए क्या करता है वो, उपचारात्मक शिक्षण की एक योजना बनाता है, राइट। तो आई होप सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे यहां पर। आइए बढ़ते नेक्स्ट पेज पर। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला उद्देश्य है मूल्यांकन का शिक्षक की शिक्षण विधियों का पता लगाना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक को अपनी विधियों का पता चल जाता है कि जो टीचिंग में, जो शिक्षण करते वक्त उसने मेथड्स अपनाए हैं, जो टेक्निक्स अपनाई हैं, वो कितनी इफेक्टिव हैं। अगर अच्छा रिजल्ट आया, उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त किए गए, तो टीचर को भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि ये अच्छा है, ये ठीक है, राइट। और अगर उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता है बालक, तो सोच लेता है कि इन विधियों में परिवर्तन की आवश्यकता है। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षक की शिक्षण विधियों का पता लगाना, यह भी एक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है डियर स्टूडेंट्स, राइट। अगला पॉइंट है बालकों के व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों की जांच करना, कि परिवर्तन हुए हैं तो किस स्तर तक हुए हैं।
अभी कुछ परिवर्तन हुए और थोड़ी देर बाद वो परिवर्तन डिसअपियर हो गए, तो क्या ये सही रहेगा शिक्षण? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब बालकों के व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों की जांच भी करना, यह भी एक मूल्यांकन का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। और लास्ट पॉइंट है यहां पर, छात्रों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, फीडबैक देना। प्रतिपुष्टि क्या है आपकी, पढ़ चुके हो आप, फीडबैक। छात्र को कैसे पता चलेगा? तो छात्र को बताने के लिए उसको प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है, फीडबैक दिया जाता है, बैक सपोर्ट कहिए इसे, जिससे स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें क्लियर करते हुए सीखने के लिए आगे बढ़ता है। राइट, इसे फीडबैक कहते हैं। चलिए, आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। आगे अब देखते हैं मूल्यांकन के गुण। राइट, मेरिट्स ऑफ एवेल्युएशन इसे कहोगे आप। तो अगर पूछा जाता कि साधारण शब्दों में अगर पूछते हैं कि मूल्यांकन के कितने गुण हैं, तो सारे बच्चों को रटे होते हैं। मूल्यांकन के 3-4 गुण होते हैं, मोस्टली 4 माने जाते हैं। पहला कौन सा होता? पहला विश्वसनीयता होता, वैधता होता, राइट, वस्तुनिष्ठता होता, उपयोगिता होता, व्यापकता होता। ऐसे पॉइंट्स आते हैं, 3-4 से पॉइंट होते हैं, एक एक को समझने की कोशिश करते हैं यहां पर। मूल्यांकन के गुण, सबसे पहला मूल्यांकन का गुण है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी इसे कहेंगे। इसका तात्पर्य है, अब रिलायबिलिटी को लेकर अगर कहीं प्रश्न बनेगा डीप तो समझिए। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता आप कहते तो विश्वसनीयता का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? इसका तात्पर्य है कि एक ही परीक्षण को विभिन्न समयों में किसी विद्यार्थी को दिए जाने पर उसके परिणाम समान आने चाहिए। यह है विश्वसनीयता। यानी आपने एक बार जितनी बार किया है, अगर किसी दोबारा टाइम में आप करेंगे तो भी वैसा परिणाम ही आपको मिलना चाहिए। परिणाम कैसे होने चाहिए, एक सवाल है मुझे लगता है। राइट, भारत की राजधानी कहां है? आंसर अगर दिल्ली लिखा गया है और इस सवाल का सही आंसर गया, 1 नंबर गया है, तो इसका मतलब जब जब आपसे यह सवाल पूछा जाएगा तो यह विश्वसनीय होगा कि बिल्कुल सही है, 1 नंबर पूरा मिलना है इस पर। ये परिणाम निर्धारित हैं, विद्यार्थी को कितनी बार ही क्यों ना दिया जाए, लेकिन परिणाम कैसे होंगे, उसके परिणाम एक समान ही होंगे, हर बार वो दिल्ली ही होगा, बदल नहीं जाएगा। तो ये चीज क्या होती है, आपकी विश्वसनीयता होती मूल्यांकन में। और दूसरा पॉइंट आपका कौन सा, दूसरा गुण है आपका वैधता। मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण गुण वैधता भी माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो विश्वसनीयता हो गया, अब दूसरा क्या है, वैधता, इसे वैलिडिटी कहते हैं। देखेंगे, निर्माण के समय उद्देश्यों को तय किया गया, यानी मूल्यांकन के उद्देश्यों के निर्माण के समय जो उद्देश्य तय कर लिए जाते हैं, बस उनकी पूर्ति हो सके, ये क्या हो गया, वैधता। यानी एक परीक्षण में जो उद्देश्य तय किए गए हैं, मूल्यांकन के समय अगर वो उद्देश्य पूरी तरीके से प्राप्त हो जाते हैं, तो सोच लेना कि परीक्षण कैसा है, वैध है। मूल्यांकन कैसा है, वैध है। ठीक है, तो दोनों क्लियर हुए। तीसरा देखते हैं, तीसरा है गुण वस्तुनिष्ठता का गुण है, ऑब्जेक्टिविटी। कोई परीक्षक किसी उत्तर पुस्तिका को किसी भी समय जांचे, बदल बदल कर किसी समय जांचे, उसके परिणाम हर बार कैसे रहने चाहिए, हर बार समान रहने चाहिए। तो ये क्या होगा आपका, ये वस्तुनिष्ठता। जब चाहो, जब आपकी डिजायर हो तब आप उसे चेक कर सकते हो, परिणामों में कोई अंतर नहीं आएगा। और ये पॉइंट किधर इंडिकेट होगा, ये पॉइंट आपका वस्तुनिष्ठता की ओर इंडिकेट होगा, ऑब्जेक्टिव। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ गुण है व्यापकता, कंप्रीहेंसिव बोला गया इसे। इससे क्या संबंध है, पाठ्यक्रम में सम्मिलित तथ्यों का अधिक से अधिक समावेश हो सके। किसी परीक्षण में जो पाठ्यक्रम है उसके अधिक से अधिक जब तथ्य समाहित कर दिए जाते हैं, तो सोच लेना वो गुण कौन सा बन जाता है, वो बन जाता है आपका व्यापकता बन जाती है। राइट, और अंतिम यहां शामिल किया है मैंने उपयोगिता, यूजफुलनेस। जीवन में, जीवन के हर पल हर क्षण उपयोगी होता है, जीवन में काम आता है। इसका मतलब अब अगर पूछा जाता है, यहां से बस इतना ही पूछा जाएगा, मूल्यांकन के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं,
या तो ये सवाल पूछा जाएगा या पूछा जाएगा मूल्यांकन का प्रमुख गुण नहीं है, निगेटिव पैटर्न पर पूछा जाएगा। तो आप याद रखेंगे, पहला विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, उपयोगिता और व्यापकता, ये महत्वपूर्ण गुण हैं किसके, मूल्यांकन के हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला टर्म है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बहुत यूज किया जाता है। अब देखेंगे सीटेट के सवाल यहां से बुल्ट होते हैं, यहां से फॉर्म होते हैं। सीटेट अपने सवाल यहां से बनाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लेकर, राइट। क्या होता है, आप अक्सर कहते हुए सुने जाते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, लेकिन आइए समझते इसमें सतत क्या है और व्यापक क्या है। ठीक है, मूल्यांकन तो क्लियर हुआ, किसी विषय वस्तु को वैल्यू देना, निर्णय निकालना। बट अब सतत और व्यापक का मतलब क्या हुआ, साधारण अर्थों में कहा जाता है सीसीई। अब ये सीसीई के नाम से प्रचलित है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव एवेल्युएशन। अभी अभी आपने व्यापकता पढ़ा, कंप्रीहेंसिव, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, अभी पढ़ाया जा रहा तो अभी भी चल रहा होता, राइट। का अर्थ छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहीं से बनता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस प्रणाली पर आधारित है, तो याद रखेंगे विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली से आधारित होता सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला पॉइंट है, इसमें छात्रों के विकास के सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, सभी पक्ष कौन कौन से हैं, ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है, राइट, संवेगात्मक है, सामाजिक, सारे पक्षों को शामिल करके इसे कंसीडर किया जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, व्यापक बोलते हैं, सतत बोलते हैं। अब देखेंगे एक एक को समझते हैं। यहां सतत अथवा निरंतर यानी कंटिन्यूअस किधर स्टैंड करता, किधर इन्फॉर्म करता है। सतत अथवा निरंतर का अर्थ है छात्रों को वृद्धि एवं विकास के अभिज्ञात पक्षों का मूल्यांकन एक बार के कार्यक्रम के बजाय निरंतर प्रक्रिया में होना चाहिए। वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्ष। अब वृद्धि और विकास के पक्ष आप समझ पा रहे हैं कौन कौन से हैं, भावात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, संवेगात्मक, ऑल दीज, इन सब पर मूल्यांकन एक बार के कार्यक्रम के स्थान पर, अब एक बार कब होता था, अर्ली, साल में एक बार अंत में होता था, उसके स्थान पर क्या करना है, निरंतर प्रक्रिया में होना है, निरंतर, रोज, डेली, रेगुलर, राइट। और ये स्टैंड करता सतत अथवा निरंतर के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जिसे संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में निर्मित किया गया हो। संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में निर्मित भी किया गया हो और शैक्षिक सत्र, देखेंगे शैक्षिक सत्र की पूरी अवधि में फैली हुई हो। यानी अगर आप पढ़ते होंगे आरटी में, आपको पढ़ाया कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो टोटल कक्षाएं, टोटल क्लासेस जो चलनी है वो कितनी चलनी है एक सेशन में, 200। तो इसका मतलब 200 दिन अगर शिक्षण होगा तो 200 दिन ही मूल्यांकन भी होगा। ये क्या बन जाएगा आपका, ये सतत बन जाएगा, राइट। शैक्षिक सत्र की पूरी अवधि में फैली हुई होती है, इसी प्रकार से तैयार किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा शब्द कौन सा प्रयोग हुआ, दूसरा शब्द हुआ व्यापक, कंप्रिहेंसिव। इसका अर्थ शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्षों, अब केवल एजुकेशनल नहीं है, एजुकेशनल के साथ साथ और भी पक्ष हैं, आपके व्यवहारिक पक्ष हैं, को शामिल करते हुए छात्रों की वृद्धि एवं विकास को परखने की योजना से लगाया जाता है। यह भी वृद्धि विकास से ही संबंधित है। तो आप देखेंगे बाल विकास अहम रूप से जुड़ा हुआ है एजुकेशन के फील्ड में, मूल्यांकन भी जुड़ा हुआ है। इसलिए जब कभी आप सीटेट के एग्जाम पे प्रश्न उठाएंगे तो आप देखेंगे ज्यादातर सवाल, ज्यादातर क्वेश्चन, चाहे आप हिंदी में बात करें, मैथ्स में बात करें, या फिर इंग्लिश में बात करिए, या फिर ईवीएस में बात करिए,
सब जगह मापन, मूल्यांकन, आकलन और बाल विकास यही छाया पड़ा है। बहुत सारे बच्चे पूछते कि सर सीटेट को पास करने की स्ट्रेटजी क्या है। डियर स्टूडेंट, अगर आप 2-3 चैप्टर बहुत डीपली पढ़ लोगे, गारंटी है सीटेट चुटकियों में निकल जाएगा। जिसमें सबसे पहला है बाल विकास में वृद्धि और विकास, बाल विकास के नियम और सिद्धांत, मापन मूल्यांकन और बाल विकास के पक्ष, ज्ञानात्मक, भावात्मक, नैतिक, ये सब आप पढ़ते तो इनमें देखा गया प्याजे, बाइगोत्स्की और ये सब शामिल हो जाता है। भाषात्मक, इनसे पूरा का पूरा जुड़ा हुआ सीटेट का पेपर पैटर्न बना हुआ है। अगर वहां आप इन पर वर्क कर लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। सभी पक्षों से शामिल, सभी पक्षों से जुड़े हुए लेक्चर अपलोड हैं यूट्यूब पर मेरे, आप कभी उन्हें क्लिक करके देख सकते हो। राइट, आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। अनेक साधनों एवं तकनीकों को संदर्भित करता है। व्यापक शब्द किस किस को संदर्भित कर रहा है? अनेक साधनों को, अनेक तकनीकियों को और सीखने के क्षेत्रों में छात्र विकास के मूल्यांकन पर लक्षित है, जैसे कि ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण और मूल्यांकन। अगर आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, यही चीज दी गई है किसके द्वारा? बीएस ब्लूम के द्वारा। राइट, बीएस ब्लूम की टेक्सोनॉमी, बीएस ब्लूम। राइट, अगर पूछा जाता है मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने पक्ष हैं, कितने शैक्षिक उद्देश्यों में बांटा गया, तो 3 है आपके, ज्ञानात्मक है, भावात्मक और क्रियात्मक। यही आपका ब्लूम से संबंधित होता है, जिसमें पहला आपका था ज्ञानात्मक। और ज्ञानात्मक के कितने पद दिए गए? 6 पद हैं, 6 हैं। पहला कौन सा? ज्ञान है, बोध, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण और मूल्यांकन। यहां कितने आ रहे? 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर यहां बात की जाए कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का समर्थन किसके द्वारा किया गया, तो डियर स्टूडेंट्स आरटीई 2009 के द्वारा किया गया। और यही वजह है आरटीई 2009 में कहा गया कक्षा 1 से 8 तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन ये तय करेगा। आप देखेंगे बहुत टिपिकल कंडीशन में, एक तो कह रहे हैं कि मूल्यांकन प्रोसेस कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। सतत और व्यापक है, इसका मतलब डेली रेगुलर होना चाहिए। ज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ और शैक्षिक पक्ष के साथ साथ और पक्षों का भी होना चाहिए, सह शैक्षिक। जब ये सब कुछ डेली चलेगा तो आपसे पूछना चाहता हूं, फेल करना उचित होगा? बिल्कुल नहीं। प्लान तो सही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेल ना करना गलत है। डियर स्टूडेंट, अगर ये सारी चीजें अपना ली जाएंगी शिक्षण की, तो गारंटी है कोई बच्चा फेल होगा ही नहीं और 100% लर्निंग भी करेगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर यहां पूछा जाता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का समर्थन किसके द्वारा किया गया है, तो आरटी 2009 के द्वारा। और आप देखेंगे कि मोस्टली कक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है, एग्जाम पहले होती थी आपकी वर्ष में, सेशन में 2 बार, साल के अंत में और साल के बीच में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देखेंगे आप, साप्ताहिक टेस्ट होते हैं, पाक्षिक टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, तिमाही टेस्ट होते हैं। ये सब किसके लिए हैं? ये सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए ही निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन की प्रक्रिया के 3 पक्ष हैं, 3 बिंदु हैं, ऐसा कह सकते हो आप। पहला कौन सा है आपका? सबसे पहला आपका उद्देश्य है। इसे ट्राइपोलर भी कहा जाता है। कभी कभी इसको जोड़कर लोग समझाते हैं जॉन ड्यूवी की परिभाषा से। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। यहां पर मूल्यांकन से संबंधित 3 बिंदुओं की चर्चा की गई। त्रिकोण, राइट, मूल्यांकन के त्रिकोण से इसे जानते हैं। इवैल्यूएशन ट्राइपोलर। तो पहला पॉइंट, पहला पोल इसका क्या होता है? उद्देश्य होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा है यहां पर अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस है। और तीसरा कौन सा है आपका यहां पर? तीसरा है आपका मूल्यांकन उपकरण। कुछ लोग इसे
व्यवहार परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर सच पूछा जाए, उद्देश्य अधिगम, वो जो उद्देश्य तय किए गए उनके अनुसार अधिगम करवाया जाता है, और अधिगम जब हो जाता है तो उसका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, राइट। और अगर वो लक्ष्य हमको मिल जाते हैं तब हम आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो इसी को रिपीट करते हैं। तो ये मूल्यांकन का त्रिकोण कहलाता है, राइट। पूछा जाए त्रिकोण में, मूल्यांकन के त्रिकोण में 3 कोण कौन कौन से हैं, तो पहला आपका उद्देश्य है, दूसरा कौन सा है आपका अधिगम अनुभव है, और तीसरा कौन सा है, मूल्यांकन उपकरण है। इसमें से कुछ और भी चीजें होती हैं, तो आइए देखते हैं अगले पेज पर। नोट, कुछ विद्वानों ने मूल्यांकन का तीसरा बिंदु व्यवहार परिवर्तन को माना है। यानी किसकी बात कही जा रही है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा ये रहा आपका, आप समझिए। तीसरा कौन सा, मूल्यांकन उपकरण। इस स्थान पर, इस बिंदु के स्थान पर कुछ लोग किस बिंदु को मानते हैं, तीसरा बिंदु माना जाता है आपका व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियर चेंज को भी माना जाता है। तो हो सकता है ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो मूल्यांकन के उपकरण होगा या फिर आपके व्यवहार परिवर्तन होगा, ठीक है। देखेंगे इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य को ही माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है आपका, उद्देश्य है। और ये तीनों बिंदु परस्पर निर्भरता से संबंधित है, परस्पर निर्भरता, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परस्पर आप समझ पाते होंगे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। जब कभी उस प्रोसेस की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्लियर है। यहां देखेंगे ये इससे कनेक्टेड है, राइट, और ये भी इससे कनेक्टेड है, और ये भी इससे कनेक्टेड है। इसका मतलब अब बात करेंगे ये चीज क्या हो गई, ये आपकी परस्पर कनेक्शन हो गया, राइट। अगर पूछा जाता तीनों बिंदु एक दूसरे से परस्पर निर्भरता से संबंधित है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, और अगला सेशन स्टार्ट होता है इस लेक्चर का, महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने इस लेक्चर में कितना सीखा है, कितना समझा है, क्वेश्चन से मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रश्नों का सेशन है ये आपका मूल्यांकन बताएगा, राइट। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर है। मूल्यांकन को डैश, इतना छोटा सा प्रश्न है, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं खत्म हुआ। मूल्यांकन को डैश, ऑप्शन ए कह रहा वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। बी कह रहा है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। सी ऑप्शन कह रहा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। डी ऑप्शन कह रहा केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, मैं आपको कई बार बता चुका हूं एक्सरसाइज करते वक्त कि नेगेटिव पैटर्न पर जब किसी ऑप्शन में केवल शब्द का प्रयोग हो, केवल, आप उसे तो सबसे पहले रिजेक्ट करेंगे। तो यहां पर देखेंगे केवल शब्द का प्रयोग हो गया है, आइए सबसे पहले इसको रिजेक्ट कर लेते हैं, ये नहीं होगा, राइट। अब अगर कहीं दूसरी तरफ बात की जा रही है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। भाई वस्तुनिष्ठ ही क्यों होंगे, और भी तो हो सकते हैं, निबंधात्मक भी तो हो सकते हैं। इसका मतलब ए भी गलत है आपका। बी कह रहा है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, अलग, गलत है ये। सी विल बी राइट, सी आपका एकदम परफेक्ट है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। दिस विल बी राइट, सी इज करेक्ट, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए संकलित योगात्मक आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है। ऑप्शन बी कह रहा है संकलित आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है। यहां देखिए ऊपर वाले ऑप्शन में योगात्मक लगा हुआ है, नीचे वाले में संकलित आकलन केवल लगा है, योगात्मक नहीं लगा है। सी कह रहा संकलित आकलन अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान होता है।
डी ऑप्शन कह रहा संकलित आकलन विद्यार्थियों की कठिनाइयों के निदान पर बल देता है। डियर स्टूडेंट, बहुत सावधानी पूर्वक इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। यहां पर बात किसकी चल रही है? अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात चल रही है, राइट। ये ऑप्शन कह रहा संकलित और योगात्मक होता है। संकलित योगात्मक आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है। जी हां, बिल्कुल सही है। संकलित योगात्मक आकलन को दूसरे नाम से औपचारिक आकलन के नाम से भी जाना जाता है, राइट। बी गलत क्यों हुआ? संकलित आकलन की बात हो रही है, यहां पर योगात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है सतत और व्यापक में, इसलिए ये गलत है। संकलित आकलन अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान जी नहीं, शिक्षण के दौरान भी होना चाहिए। डी कह रहा था संकलित आकलन विद्यार्थियों की कठिनाइयों के निदान पर बल देता है। केवल कठिनाइयों के निदान पर भी नहीं है, उपलब्धियों पर भी बल दिया जाता है, इसलिए आपका ए सही होगा, बाकी के तीनों गलत हो जाएंगे, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इससे पहले वाला पूछा गया था सही है, अब पूछा जा रहा गलत है। ए ऑप्शन कह रहा यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। बी कह रहा इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, यानी 3 सही होंगे, केवल 1 गलत होगा। सी कह रहा है इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। डी ऑप्शन कह रहा है इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, गलत की अगर बात करेंगे तो सही आपका ए है, बी है और डी है। आपका सी गलत है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। क्या कह रहा है इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं होता? जी नहीं, सतत और व्यापक मूल्यांकन में निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों प्रकार के मूल्यांकन सम्मिलित होते हैं। क्लियर हुआ? सी विल बी राइट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बहुत टिपिकल सा सवाल इसे माना जाता है। सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। ऑप्शन ए, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। ऑप्शन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। बी कह रहा है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, राइट। सी कह रहा है बच्चे की सीखने की जरूरत को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। जबकि डी ऑप्शन कह रहा आवधिक अंतराल पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने। तो फिर यहां से निगेटिव पैटर्न पर ही सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पूछा जा रहा दोनों रूप, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं किस चीज में? तो डी तो हो नहीं सकता, आवधिक अवधि के अनुसार तय करते हुए और प्रमाणित करना, डी आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने के लिए। पहले तो हम जरूरतें जाने और तदनुसार, तो जरूरतें अलग अलग भी हो सकती हैं। बी कह रहा बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। जी हां, बी विल बी राइट। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का प्रयोग किसमें कर सकता? बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। देखेंगे प्रगति इंडिकेट करती सीखने के मूल्यांकन के लिए और उपलब्धि इंडिकेट करती सीखने के मूल्यांकन के लिए, इसलिए आपका बी विल बी राइट। कौन सा सही हो जाएगा? आपका बी आंसर सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? फिर से निगेटिव पैटर्न पर सवाल है, नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। बी कह रहा इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। सी कह रहा यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। डी कह रहा यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। तो डियर स्टूडेंट, पूछा क्या जा रहा? सच पूछा जा रहा सतत और व्यापक मूल्यांकन के संबंध में गलत कथन को पूछा जा रहा, जो नहीं है।
तो ए है, बिल्कुल सही है। बी कह रहा है इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, यही गलत है आपका, अनिवार्य नहीं किया गया, सुझाव दिया गया है, राइट। इसका पक्ष लेता है, आरटीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अनिवार्यता को स्वीकार नहीं करता है, इसका फेवर करता है, इसका समर्थन करता है, इसलिए बी विल बी राइट आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं, अभी अभी आपने ट्रायंगल ऑफ इवोल्यूशन पढ़ा है, उसमें पूछा जा रहा कौन सा उसका हिस्सा नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा शैक्षिक उद्देश्य, बी ऑप्शन कह रहा मूल्यांकन, सी ऑप्शन कह रहा शिक्षण अनुभव, डी ऑप्शन कह रहा अधिगम अनुभव। तो डियर स्टूडेंट्स देखेंगे आप, शैक्षिक उद्देश्य है, शिक्षण अनुभव अधिगम अनुभव है, जिसे व्यवहार परिवर्तन कहा गया, ये भी है, मूल्यांकन नहीं होगा, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा मानक, ऑप्शन बी कह रहा निर्माणात्मक, ऑप्शन सी कह रहा योगात्मक, ऑप्शन डी कह रहा सीसीई। तो अभी आपने सीसीई तो पढ़ा, यहां पूछा जा रहा नहीं है, तो इसका मतलब 3 होंगे मूल्यांकन के प्रकार और एक नहीं होगा। बी है निर्माणात्मक, योगात्मक है, सीसीई है, ये नहीं है मानक। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, मानक टाइप का कोई मूल्यांकन नहीं होता है, निर्माणात्मक होता है, योगात्मक होता है, सीसीई होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। ऑप्शन ए सघन अभ्यास कार्य, ऑप्शन बी समुचित उपचारात्मक कार्य, सी ऑप्शन सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, डी ऑप्शन शिक्षार्थियों और अभ्यर्थियों को उपलब्धि के बारे में बताना। आप आंसर करिए, बिल्कुल सही जवाब है बी विल बी राइट, समुचित उपचारात्मक कार्य। जब निदान हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उपचार करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आई होप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। ऑप्शन ए कह रहा शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, बी ऑप्शन कह रहा शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, सी ऑप्शन कह रहा जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारने के लिए, डी ऑप्शन कह रहा यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और सुधार किया जाता है। बिल्कुल क्लियर आंसर है आपका डी, राइट। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है उसे और उसका सुधार किया जाता है। आप देखेंगे उपचारात्मक और निदानात्मक दोनों शामिल हो गए, ए गलत है, बी गलत है, सी भी गलत है। आई होप क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। फिर निगेटिव पैटर्न का सवाल, नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, बी कह रहा यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, सी ऑप्शन कह रहा इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, डी ऑप्शन कह रहा इसमें शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। तो सच पूछा जाए नहीं पूछा गया है तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं कि टीचर के ऊपर बोझ बढ़ता है, राइट। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी आंसर क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर और आज के लेक्चर से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। इस चैनल को अगर लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने जूनियर्स को भी बताइए, अपने मित्रों को भी बताइए और लगातार सीखते रहिए मेरे साथ इस चैनल पर। मिलते हैं अगले दिन अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।